वेलकम टू माय चैनल द चॉकबोर्ड चैंपियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कितने तरीके के कितने वर्जन है मार्केट के। ट्रेडिशनल वर्जन मतलब वर्ल्ड वॉर से पहले क्या हुआ था, फिर वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है, इमर्जिंग क्या हो रहा है, सब कुछ हमने मार्केट के बारे में पढ़ा था। मार्केट की एक एक डेफिनेशन को हमने अच्छे से एनालाइज किया था। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि अब हम मार्केट का एनालाइजेशन करने वाले कि माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है और माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं एनालाइजिंग के मार्केट के बारे में कि मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है, कि कितने टुकड़े होते हैं, कि माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। तो सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो एक बार ये रेड वाला जो है वो पढ़ लेते हैं। अ मार्केट इज दस एन अरेंजमेंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द कमोडिटी। मार्केट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बायर्स और सेलर्स कम्युनिटी के बीच में, मतलब जो भी खरीदने वाला और बेचने वाला है उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पोटेंशियल कस्टमर्स शेयरिंग अ पर्टिकुलर नीड, मतलब जो भी कस्टमर्स जिनको एक ही चीज चाहिए होती है, मतलब मुझे या तो गेहूं ही खरीदना है या मुझे चावल ही खरीदना है, तो जो भी सारे कस्टमर्स हैं जिसके पास जिनकी एक ही जरूरत है, वो सब एक साथ मिलते हैं और फिर अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। और वो कुछ देने के लिए तैयार है इन इन द इन द वांट टू फुलफिल देयर नीड। ठीक है। तो दो तरीके की इन्वायरमेंट होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो हम पढ़ते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या आता है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है कि बिजनेस के जो इर्द गिर्द जो लोग हैं उसके, उनको मिला के इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाते हैं। वो सबसे पहले उसमें आता है खुद जो बिजनेस है वो खुद, उसकी सप्लायर्स, उसके इंटरमीडिएटरीज, उसके कस्टमर्स, उसके कॉम्पिटिटर्स और पब्लिक, जो भी है ये सारे जो होते हैं वो इंटरनल मार्केट कहलाते हैं या उसको माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनको कंपनी सर्व करती है। ठीक है। सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है, सक्सेसफुल कंपनी क्या करती है, उसको पता होता है कि हमारे, सबसे पहले वो देखती है कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स जो करता है प्रोड्यूस, तो उसका हम ध्यान रखें, उसको ढंग से टाइम टू टाइम पैसे देते रहें। क्योंकि वो अगर नाराज हो गया तो हमारे जो रॉ मटेरियल का सप्लायर होगा या जो प्रोड्यूस करेगा गुड्स, वो हमारा जो खुद का बिजनेस है वो आ सकता है किसमें, मुश्किल में आ सकता है। क्योंकि प्रोड्यूसर का काम क्या होता है कि जो भी नीड्स हमारी जो नीड्स हमने नहीं मेट की है उसको फुलफिल करता है वो। ठीक है। तो हमेशा किसी भी मार्केट में कुछ ऐसी नीड्स होती है जो कस्टमर की पूरी नहीं होती, तो वही मार्केट में प्रोड्यूसर टिकता है जो कस्टमर की नीड पूरी करता है। तो एंटरप्राइजेस वही मार्केट को रूल करते हैं जिनको पता होता है कि मार्केट की नीड्स क्या है, उसकी ट्रेंड क्या है, और जो भी उसकी अनमेट नीड्स है, मतलब जो भी कस्टमर की नीड्स पूरी नहीं हो रही उसको कैसे फुलफिल की जाए। और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड आइडेंटिफाई करता है एनवायरनमेंट में कि क्या क्या मुश्किलों को फेस करना पड़ सकता है, क्या चांस आने वाला है मेरे पास, कि कौन सा बड़ा काम आने वाला है मेरे पास। तो वो ही सक्सेसफुल एंटरप्राइज रहता है कि मार्केट के ट्रेंड के बारे में उसको सब कुछ पता हो, और मार्केट के ट्रेंड के साथ साथ उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करने की, क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्रिएटिविटी के साथ और सही वैल्यू पे कस्टमर को प्रोवाइड की जाए, तो कस्टमर बहुत खुश हो जाएगा। तो अब एक बार ये बॉक्स पढ़िए, कि अगर कोई नहीं दिख रहा है ये बॉक्स तो आप अपनी बुक खोल के देखिए। तो मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ, सुन लीजिए तो वही बहुत बढ़ेगा। सबसे पहला, अ श्योर शॉर्ट क्योर फॉर कैंसर। कैंसर मतलब, बता, अब कैंसर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा दवाई या एक ऐसी बिजनेस कंपनी बहुत ही फेमस हो जाएगी जो ऐसी दवाई बना ले जो कैंसर को पक्के से पक्का सही करेगी। कितना ही बड़ा कैंसर हो, कितना ही लेवल 1 का कैंसर हो, 3 का कैंसर हो, उसको लगाओ दवाई को और आपका कैंसर खत्म। तो जो कंपनी ऐसी दवाई बना ली तो वो रूल करेगी पूरे मार्केट पे। परमानेंट केमिकल क्योर फॉर मेंटल डिजीजेस, मतलब कोई पागल आदमी को इसका दिमाग थोड़ा ढीला है तो उसको उसको भी वही दवाई दो, उसका पूरा ट्रीटमेंट बताओ तो वो बिल्कुल सही हो जाए। तो ऐसा जो भी कंपनी कर दिखाएगी वो भी रूल करेगी मार्केट में। डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर, खारा पानी है अपने ओशंस का, महासागर का, तो फिर वो उसको कैसे पूरा मतलब ऐसे पूरा इसमें से नमक कैसे निकाल दिया जाए, पूरा जैसे सब कुछ बिल्कुल पीने लायक पानी बना दिया जाए उसको, तो वो जो कंपनी कर लेगी वो भी रूल करेगी। नॉन फैटनिंग टेस्टी न्यूट्रिशियस फूड, ऐसे न्यूट्रिशियस फूड, ऐसा खाना जो हमें मोटा नहीं करता। तो वो जो आदमी जो
कंपनी ऐसे खाना बना के दिखाएगी, वो रूल करेगी। और वॉइस कंट्रोल्ड कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो हमारी आवाज पे चले। खोलो वर्ड फाइल, पीडीएफ खोलो। आजकल मोबाइल तो काफी चलते ही हैं, इको डॉट और ये सीरी जो निकल है, वो सब तो चलते हैं। तो इनको परफॉर्मिंग सेलर्स बोला जाएगा। तो आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया हो जो आप कस्टमर की ये सारी नीड्स को पूरा कर सकें, तो जरूर पूरा पूरा करिएगा। मेरी विशेष आपके साथ हमेशा है। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है माइक्रो एनवायरनमेंट में कस्टमर। कस्टमर क्या करता है? कस्टमर इज अ फाउंडेशन, इज अ किंग ऑफ द मार्केट। तो उसी की नीड को फुलफिल करने के लिए जो भी सेलर्स हैं वो बैठे हैं। तो बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है? उसके नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमर को सर्व करना पड़ता है। लेकिन कस्टमर को जानना इतना कोई आसान नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर को जानने के लिए उसको क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहला कि ट्रेडिशंस देखने पड़ेंगे, कि है ना कस्टमर के क्या ट्रेडिशंस, क्या बिलीव्स हैं। दूसरा उसकी लाइफस्टाइल देखनी पड़ेगी, कि क्या लाइफस्टाइल है, मतलब कैसे रहता है वो, क्या उसकी हैबिट्स हैं। दूसरा कि कितना खर्च करता है, कितना बचाता है, एजुकेशन लेवल क्या है, क्या लेवल ऑफ थिंकिंग है उसकी। पूरा सब कुछ कुंडली निकालेगा कस्टमर्स की, जो उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। और फिर क्योंकि कस्टमर की जो डिमांड है वो किसी भी एंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी को करता है इफेक्ट, उसकी गुडविल को इफेक्ट करता है, उसके एक्सपेंशन प्लान्स को इफेक्ट करता है। तो कस्टमर इज द वेरी वन ऑफ द वेरी बिग पर्सन, ही इज द किंग ऑफ द मार्केट। क्योंकि उसी के बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी गुडविल, उसके प्लान सब उस पर ही डिपेंड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्पिटिटर्स के बारे में। कॉम्पिटिटर्स तो मैं आपको क्या बताऊं, स्कूल में भी कंपटीशन होता है, तो बाहर की दुनिया में भी तो कंपटीशन ही कंपटीशन है। तो जब से एलपीजी आया, एलपीजी, अब वो गैस की बात नहीं कर रही मैं, क्या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जब से ये 1991 से आया है, तब से हमारे जो इंटरनेशनल जो लोग हैं वो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स बन चुके हैं। तो हमें अपने गुड्स और सर्विसेज को इतना इतना लेवल अप कर लेना है ताकि लोग हमारे गुड्स ही खरीदें, ठीक है। तो जो भी कंपनी है उसको अपने कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखना पड़ता है, कि सबसे पहले हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, और दूसरा उनके साइज क्या है कॉम्पिटिटर्स का, उनकी लेवल क्या है, छोटे साइज के, मिडिल के हैं, या हमारे बराबर है, हम सभी ऊपर है। उनकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, उनका फाइनेंशियल स्टैंडिंग, मतलब कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज है उनके ऊपर। दूसरा उनका ओवरऑल इमेज देखना पड़ेगा, उनकी कैपेसिटी देखनी पड़ेगी। तो ये सब हमको अपने बोलते हैं ना, अपने दुश्मन का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो वैसा ही हमारे कॉम्पिटिटर्स का भी किसी भी एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सप्लायर, जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो भी मार्केट के कोर सिस्टम होते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल के बिना कोई भी कंपनी का काम नहीं चलेगा। अगर वो हमारे सप्लाई करना बंद कर दे तो हमारा भी मार्केट अफेक्ट हो जाएगा। तो हमें कंपनी के सप्लायर मतलब कंपनी, किसी भी कंपनी को अपने सप्लायर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे नहीं एक पे डिपेंडेंट हो, तो उस दो तीन का भी आपको अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा, है ना। फिर है मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, ये कस्टमर, प्रोड्यूसर, सप्लायर जो हमने देख लिया। अब उसके अलावा जाते हैं होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, ब्रोकर्स और ट्रांसपोर्टर्स। वो सारे जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं वो सब हमारे कहलाते हैं मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज। ये भी हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करते हैं। और इनकी वजह से हमारे जो कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम करेगा वो ही अम, वो इन्हीं की वजह से होता है। तो मार्केट इनके बिना अधूरा है। तो अगर ये मार्केट में नहीं हो तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे मार्केट में। तो मार्केट इंटरमीडिएटरीज में ये आते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया? प्रोड्यूसर, फिर हो गया कंज्यूमर, फिर क्या हो गया बताइए? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, सप्लायर, ये हो गए हमारे चार लोग, ठीक है। इंटरमीडिएटरी, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स और प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, कस्टमर मतलब कंज्यूमर, वही की बात होगी, और कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स और मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। मैक्रो एनवायरनमेंट जो भी है हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस, जो फर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी वो हमारे मार्केट को इफेक्ट करते हैं। वो सारे फोर्सेस हो गए एक्सटर्नल फोर्सेस, और इनको अनकंट्रोलेबल फोर्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि इन पे हमारा कोई बस नहीं चलता। कॉम्पिटिटर इन सब पे तो हमारा बस भी चल जाएगा, हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, पर ये सब पे नहीं चलता। तो ये कौन सा होता है? डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल।
ठीक है, अब एक-एक कर उठाते हैं। सबसे पहला है डेमोग्राफिक फोर्सेस। डेमोग्राफिक फोर्सेस मतलब कि मतलब आपके कस्टमर्स में से कितने जो लोग हैं वो 24 साल से कम हैं, कितने लोग 40 साल से कम हैं, कितने लोग 60 साल से कम हैं। तो ये जो अपने डिफरेंशिएशन करते हैं, वो डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं। वो हम अपने ह्यूमन पॉपुलेशन को, अगर हम अपनी ह्यूमन पॉपुलेशन को साइज़, उसकी डेंसिटी, एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन से डिवाइड करें, तो ये हमारा हो गया डेमोग्राफिक फैक्टर्स। तो ये जो हमारे फोर्स है वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं कि कितने बच्चे हमारे प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, या हमारा प्रोडक्ट जो है बच्चों में ही फेमस है, जैसे किंडर जॉय वो बच्चों में ही फेमस है, बड़े तो खाते हुए आपको दिखते नहीं होंगे। तो वो हमारे कंपनी को बहुत इफेक्ट करते हैं, क्योंकि कितने बच्चे हैं, कितना पॉपुलेशन हम कवर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी सेल होगी। तो और उसमें से भी कितने बच्चे खाना चाहेंगे और कितने बच्चों को पसंद आएगा, कितने बच्चों को नहीं आएगा, वो सब डेमोग्राफिक फोर्सेस में होता है। दूसरा इकोनॉमिक फोर्सेस मतलब कि कितनी पोटेंशियल जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स बनने वाले हैं, उनके पास कितनी परचेसिंग पावर है कि कितना हमारा गुड्स खरीदेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है पर कंजूस होते हैं, खरीदना चाहते नहीं है, मतलब खर्च करना चाहते नहीं है। तो इकोनॉमिक कंडीशंस देखनी पड़ती कस्टमर की कि कितना अमीर है, कितना गरीब है, क्या कितना खर्च करना चाहता है। ठीक है, जैसे अब पेंडेमिक आ गया तो लोगों के सबके पास पैसे खत्म हो गए, तो अब वो क्या करते हैं, अपने जो बेसिक नीड्स है उन्हीं को फुलफिल कर रहे हैं, और जो लग्जरी नीड्स हैं वो वही फुलफिल कर रहे हैं जिनके पास पैसे हैं। तो वैसे ही कस्टमर्स के भी, इकोनॉमिक फोर्सेस का भी उस पे एंटरप्रेन्योर पे बहुत फर्क पड़ जाता है। पॉलिटिकल फोर्सेस मतलब एक्सचेंज रेट, ट्रेड साइकिल्स की और गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर कोई चेंज हो गई, तो हमारे जो बिजनेस पे जो इफेक्ट पड़ा, जैसे अब चाइना के सारे जो भी हैं सब बंद हो गए, उसके ऐप्स बंद हो गए, उसके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ट्रेड बंद हो गया, तो जो कंपनीज टोटली चाइना के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट थी, वो तो बंद ही हो गई ना। तो ये पॉलिटिकल फोर्सेस की वजह से, भले हमारा डायरेक्ट लिंक नहीं है चाइना से, पर इनडायरेक्टली तो गवर्नमेंट ने हमारा वहां पे पूरा धंधा धंधा ठप कर दिया ना। तो ये जो है रूल्स और रेगुलेशंस वो हमारे उसको बहुत इफेक्ट करते हैं। और नेचुरल फोर्सेस, भूकंप आ गया, आंधी लग गई, पोल्यूशन हो गया, तूफान आ गया, तो आपकी पूरी कंपनी बर्बाद, आपकी बिल्डिंग गिर गई, गुड्स बेकार हो गए, लैंडस्लाइड हो गया तो ट्रक उसमें दब गई, या बाढ़ आ गई तो डूब गए सब गुड्स। तो ये जो फोर्सेस हैं जो हमारे कंपनी को इफेक्ट करते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योर को इफेक्ट करते हैं, मतलब मार्केट को, तो वो भी हमारे नेचुरल फोर्सेस हो गए। कि पोल्यूशन हो गया, उस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मना कर दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा नेचुरल फोर्सेस के कारण हमारे बिजनेस को इफेक्ट हो गया। फिर है कल्चरल फोर्सेस। कल्चरल मतलब हमारे कल्चर्स, हमारी वैल्यूज, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार जो लोगों को इफेक्ट करते हैं। जो जैसे वो बॉम्ब वाला केस नहीं सुना था कि भाई गाय के मांस से वो बॉम्ब बनाए गए थे, तो जो हिंदूज थे उन आर्मी वालों ने इस बॉम्ब को यूज करने से ही मना कर दिया था। तो जो हमारे संस्कार हमको सिखाएंगे, तो उससे भी हमारा मार्केट होगा। कि अगर कुछ ऐसे कुरकुरे में प्लास्टिक है, या मैगी बंद हो गई थी बीच में, तो वो सब जो है, जो मैगी को कितना लॉस झेलना पड़ा था, फिर वापस से स्टार्ट हो गई, फिर उनको पूरा करना पड़ा प्रोसेस, अपने को प्रूव करना पड़ा। तो ये जो हमारे कल्चरल फोर्सेस पे कोई भी कंपनी अगर ऐसा करती कि कल्चरल फोर्सेस का ध्यान नहीं देती, तो वो कंपनी जरूर डूब जाती है। ठीक है, अब मार्केटिंग रिसर्च का मतलब है कि अब जब आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं, कि आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो उससे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कौन आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो चलिए पहले आप ये वीडियो देखिए, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं रसना की। रसना एक ऐसा ब्रांड है जिसे 80s का कोई बच्चा तो भूल ही नहीं सकता। अगर हम दूरदर्शन के वो पुराने दिनों में चलें जहां एड्स काफ़ी लिमिटेड होती थी, और जो होती भी थी वो किसी बच्चे को नहीं बल्कि उनके माता या पिता को टारगेट करके बनाई जाती थी। लेकिन सब कुछ चेंज हुआ जब लॉन्च हुआ रसना, और ये लॉन्च हुआ एक यादगार जिंगल आई लव यू रसना के साथ। रसना ने इंडियन मार्केट में उस समय एंटर किया जब लिम्का और थम्स अप जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक बाजार में डोमिनेट थे। लेकिन ना तो ये ड्रिंक स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए थे, और ना ही ये इतने सस्ते होते थे कि बच्चे डेली इन्हें अपनी पॉकेट मनी से खरीद सकें। जबकि रसना में 32 ग्लास सिक्स पैक, 5 रुपीज़ पाउच और 2 रुपीज़ पाउच तक की चॉइस मिल जाती थी।
और एक बच्चा यह इजीली अफोर्ड कर सकता है, और इसीलिए रसना घर पर सबसे ज़्यादा पीने वाला ड्रिंक बन गया था। और जब घर में कोई गेस्ट आता था तब भी लोग इसे पिला के ही उनका स्वागत करते थे, और ये काफ़ी पॉपुलर भी हो चुका था। अपने 2 दशक की हिस्ट्री में वो काफ़ी पॉपुलर तो था ही, पर इसके अलावा उसे काफ़ी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा। एक टाइम टीवी पर सब जगह दिखाई देने वाला एडवर्टाइजमेंट इसी का होता था, और लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला ड्रिंक भी यही हुआ करता था। लेकिन आज इसे कोका कोला और ट्रॉपिकाना जैसी बड़ी कंपनियों से कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं रसना की सक्सेस स्टोरी की। तो हाय गाइस, वेलकम टू आरके बायोग्राफी चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरके बायोग्राफी चैनल में। तो चलिए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में शुरू से। तो रसना को मिस्टर फिरोज शाह खम्बाटा द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। रसना को शुरुआत में खम्बाटास द्वारा जैफे के रूप में लॉन्च किया गया और गुजरात में रीजनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बाद में 1979 में इसे फिर से रसना के रूप में रीलॉन्च किया गया और वोल्टस द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा, और 1983 में इसकी एडवर्टाइजमेंट को भी शुरू किया गया। रसना प्राइवेट लिमिटेड को 18 साल की एज में ज्वाइन करने वाले पीरज खम्बाटा, जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बैचलर्स डिग्री के साथ साथ लॉ और सेवरल मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कर रखे थे, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने। 1988 में इसके अलावा उन्होंने एक कैंपेन बनाया जिसका नाम रखा गया था आई लव यू रसना कैंपेन। इस कैंपेन का मेन मोटिव था चिल्ड्रन और पेरेंट्स को टारगेट करना और बताना कि कैसे आप हमारे एक पैक से 32 ग्लासेस तक बना सकते हो, और आपको ये काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा पॉपुलर कार्बोनेटेड ड्रिंक ब्रांड से। इस कैंपेन से अच्छा फ़ायदा भी हुआ। इसके अलावा रसना के पास कई ऐसे फ्लेवर थे जो लोगों के लिए न्यू थे लेकिन इंडियन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल थे। फ्लेवर्स में केसर, इलायची, जलजीरा शामिल थे। ये फ्लेवर्स इंडियन ऑडियंस को काफ़ी पसंद आए क्योंकि उनमें वो इंडिया वाला टच था। और साल 2000 में रसना ने नए फ्लेवर्स ऐड किए जिसमें गुआवा, लीची, वाटरमेलन और पाइनएप्पल शामिल है। अब इनके पास इतने फ्लेवर्स थे कि लोगों ने इन फ्लेवर्स की सॉफ्ट ड्रिंक पीना छोड़कर उन फ्लेवर्स का रसना पीना शुरू कर दिया था। और ऐसे लेट 80s में रसना ने 50% वैल्यू शेयर और 75% नॉन वॉल्यूम शेयर पर कब्जा कर लिया था नॉन एरेटेड ड्रिंक्स में। साल 2000 में इसने 600 करोड़ रुपए के सॉफ्ट ड्रिंक केंद्रित बाजार में 85% से ज़्यादा की कमांड संभाल ली थी। धीरे धीरे ये साउथ और वेस्ट स्टेट्स में काफ़ी पॉपुलर होने लगा। 2004 में इसका वॉल्यूम शेयर 90% और 2010 में 97% हो गया। रसना के लिए असली परेशानी तब शुरू हुई जब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और फ्रूट जूसेस मार्केट में आकर और अफोर्डेबल बनने लगे। पेप्सी और कोका कोला जैसे ब्रांड्स ने काफ़ी तगड़ी मार्केटिंग करवाई और कुछ कैंपेन्स भी चलाए और कुछ कोलैबोरेशंस किए, और इनकी बिक्री और पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और रसना के लिए इन्हें कम्पीट करना काफ़ी मुश्किल होता गया। रसना 2002 से कोका कोला, सनफील्ड, कैडबरी क्राफ्ट, टैंग के साथ कंपटीशन में थे और अभी तक रसना के यही कॉम्पिटिटर्स हैं। रसना की बात करें तो उन्होंने अभी तक बाज़ार में अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बना रखी है। इसके अलावा रसना ने लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज जो एक कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं अफोर्ड कर सकते उन्हें भी कुछ सिमिलर ऑप्शन दे दिया है कार्बोनेटेड ड्रिंक का, और इवन ये कार्बोनेटेड ड्रिंक से थोड़ा बहुत हेल्दी भी है और ये जेब पर भी भारी नहीं पड़ता। रसना सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के अलावा फ्रूट जैम्स, टीज, पिकल्स, चटनी, रेडी टू ईट करीज एंड स्नैक्स भी बनाता है। तो यही थी रसना की सक्सेस स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। देखा आपने वीडियो रसना का, कैसा लगा आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब मार्केटिंग रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है। कि एक ऐसी एक्टिविटी, एसेंशियल एक्टिविटी होती है जो हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले करते हैं। ऐसे हमें मार्केट का पोटेंशियल पता कर चल जाता है कि कितना हमारा प्रोडक्ट कितना कंज्यूम हो जाएगा इस मार्केट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। तो
जो है ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम कस्टमर से लेते हैं कि हम सारे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कैसे किया जाए और क्या-क्या हम अपने प्रोडक्ट में क्या-क्या फैसिलिटीज़ या क्या-क्या हम ऐसा फीचर्स डालें ताकि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से लॉन्च हो जाए और लोग उसको कंज़्यूम भी करें। तो उसको इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए हमें कस्टमर से डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी या होलसेलर, रिटेलर जहाँ पे कंज़्यूमर आते हैं, वहाँ से अपन को ये रिसर्च स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि कस्टमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसा फंक्शन है, वो क्या करता है कस्टमर और पब्लिक को लिंक करता है और मार्केटर को बताता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स की क्या-क्या कंज्यूमर की नीड अनफुलफिल हो रही है और उसको फुलफिल करने के लिए हेल्प करता है। ग्रेड, डिफाइन एंड इवैल्यूएट मार्केटिंग एक्शंस की भाई कुछ ऐसे पहले भी प्रोडक्ट लॉन्च हुए पर वो फेल हो गए क्योंकि उसमें ये चीज़ नहीं थी। तो इससे हम मार्केटिंग रिसर्च करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। मॉनिटर मार्केटिंग परफॉर्मेंस, मार्केट हमारा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा चल रहा है, ये कौन-सा नहीं चल रहा है। पूरी परफॉर्मेंस बताएगा और पूरा मार्केटिंग के प्रोसेस को हेल्प करने में मदद करता है ये मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले बहुत ज़रूरी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मार्केटिंग रिसर्च के? इसका कुछ ऐसा वो नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस अपन देख लेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है। सबसे पहले एक्यूरेसी, मार्केटिंग रिसर्च हमारी एक्यूरेसी बताती है कि हमारा प्रोडक्ट कितना लॉन्च होगा, पूरा एक्यूरेट फिगर्स बता देगी। ऑब्जेक्टिव बता देगी कि हमें अपने प्रोडक्ट में क्या रखना है ताकि उसके फीचर्स सही हो, प्रिसीजन, कंप्लीटनेस, क्लैरिटी, ये सब हमारी डिसीजंस को इतना इफेक्ट करती है। कॉन्फिडेंशियलिटी, और हम मार्केटिंग रिसर्च से हम ऐसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो हमारे अपने कंपनी को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी बताएगी, ऑथेंसिटी, क्योंकि वो डायरेक्ट अपन कंपनी से बात करेंगे, तो वो सॉरी कस्टमर से बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। इकोनॉमी, हमें पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक कंडीशन जो कस्टमर वहाँ पे विज़िट करता है उस मार्केट में, तो वो कैसी इकोनॉमिक कंडीशन से आता है, रिलायबिलिटी, तो ये सब मार्केटिंग रिसर्च पे के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? अब ये जो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे पूरा सुनने के लिए, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बाय गाइस।